हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में एंड वेलकम टू अचीवर सिस्टम। आज इस सेशन में हम लोग एसबीआई पीओ 2023 का एक मॉक प्रैक्टिस करेंगे। ये सेशन स्टार्ट करने के पीछे रीज़न ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, जो लोग बोलते रहते हैं कि सर मॉक प्रैक्टिस करा दो एसबीआई पीओ रिलेटेड, कि हमको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाए कि कैसा होगा सेशन, मतलब सॉरी कैसा होगा एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच के लिए जो मॉक है वो बहुत ज़रूरी है और मॉक प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, विदाउट दैट एग्ज़ाम क्लियर तो नहीं होता है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मॉक विदाउट मॉक प्रीलिम्स मेंस दोनों में से कुछ भी क्लियर नहीं होता है। सो मॉक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन फॉर बैंक एग्जाम्स। तो उसी मोटिव से मैंने आज ये वीडियो बनाने का सोचा। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारा एसबीआई क्लर्क फ्री कोर्स के बारे में बता देना चाहता हूँ। ये एक एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस कोर्स है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस ही मिलेगा। उनके कॉन्सेप्ट्स हम पहले से समझा के आपको मतलब प्रैक्टिस कराएंगे, जहाँ पे पहले हम क्लासेस लेंगे, जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद विल प्रोवाइड क्वेश्चंस जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है और अगर आप हमारे साथ एनरोल करना चाहते हैं देन यू प्लीज रीच टू अस द गिवन नंबर, और या फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। वी विल एनरोल यू इन आवर कोर्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द डेटा केयरफुली। ये डीआई है। ठीक है, स्टार्ट वाला डीआई, द फॉलोइंग बार ग्राफ वाला डीआई shows the total number of pages printed by two printers P1 and P2 in 6 different। चलो, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, डीआई को मैं डिटेल में सॉल्व नहीं करूंगा, एक्चुअली डीआई कैलकुलेटिव ही होता है। तो जितना कैलकुलेशन है वो मैं आपको दिखा दूंगा कैसे करते हैं और कैसे करना चाहिए आपको एग्जाम में। ठीक है, चलो। टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय P1 इन अप्रैल। टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय P1 इन अप्रैल मतलब कितने नंबर की बात कर रहा है? P1 है ना ये। इन अप्रैल हो गया 300। 300। Total number of pages printed by P1 in April is what percent of total number of pages printed by P1 in June? तो P1 ने जून में कितने प्रिंट किए? 750, 750। ये परसेंटेज कितना है ये पूछा है। 150 से काट दो 2 बार, 150 से काट दो 5 बार, टू 2/5 मतलब 40%। 2/5 मतलब 40%। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय P1 इन जनवरी टू दैट ऑफ P2 इन मार्च। फिर P1 ने जनवरी में कितने लगाए, कितने प्रिंट किए? 1000। और P2 ने मार्च में कितने प्रिंट किए? P2 ने मार्च में कितने प्रिंट किए? 800। का रेशियो पूछा है ना? हाँ, 800। तो 1000/800 का रेशियो चाहिए, तो 5:4 पर डी, 5:4। ये 200 से कट जाएगा 5 बार, 200 से। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय P2 इन जुलाई विद द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय P2 इन मई, जून एंड जुलाई आर 3500। P2 को मई, जून और जुलाई। P2 ने मई में कितने किए? 1200। मई में किए 1200, जून में किए कितने? 900। जुलाई का मेरे को पता नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा। सम कितना है? 3,500। 3,500 का सम है, यहाँ पे 2100 हो गया, इधर 1400 आ जाएगा, तो 1400। नेक्स्ट, if total number of pages printed by P3 in April is 250 less than total number of pages printed by P1 and P2 in April, P3 in April is 250 less than P1 and P2 in April। तो P1 and P2 in April कितना है? डेटा से देख लो, P1 in April कितना है? 300। और P2 in April कितना है? 600। तो इन दोनों के सम से वो 250 कम है। इन दोनों के सम से वो 250 कम है। 900 से 250 कम मतलब 650 पर एक। नेक्स्ट, total number of pages printed by P1 in July and August together। total number of pages printed by P1 in July and August। P1 in July and August together is 20% more than the pages printed by P1 in February। फरवरी में P1 ने कितने किए? 600। उससे 20% ज्यादा मतलब उसका 6/5, 6/5। ये 5 से कट गया 120।
ये हो गया आपका 720। तो यही पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय P1 इन जुलाई एंड अगस्त, तो 720 ऑप्शन 30 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय P1 एंड P2 इन मार्च। P1 का मार्च में कितना है 350, P2 का मार्च में कितना है 800, डिफरेंस कितना है 450 पर ए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एरिथमेटिक का है, a boat whose speed in still water is 50% more than the speed of stream, मतलब स्पीड इन स्टिल वाटर इज 50%, मतलब स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो 3/2 है स्पीड ऑफ स्ट्रीम का। ठीक है, तो एस और वी का जो रेशियो हो जाएगा वो 3/2 हो जाएगा। कवर्स 155 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस इन 6.2 आवर्स। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे। टाइम क्या है 6.2 आवर्स, 6.2 आवर्स मतलब 6 1/5 आवर्स बोल सकते हैं ना। 0.2 को मैंने 1/5 लिखा, इसको मैं 31/5 आवर्स लिख सकता हूँ, 5 इंटू 6 प्लस 1। तो टाइम है 31/5 आवर्स, डिस्टेंस है 155 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम में चल रहा है तो डाउन स्ट्रीम में दोनों ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं एस को 3x लेता हूँ और मैं बी को 2x ले लेता हूँ, ले सकता हूँ ना यहाँ से, जो 3/2 है, तो दोनों का सम हो जाएगा 5x। यहाँ से मैं काटूंगा 5 से 5, ये कटेगा इससे 5 बार, तो इससे x आ जाएगा 5। x 5 आते साथ साथ मुझे स्पीड मिल जाएगा। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 3 इंटू 5 15, और स्पीड ऑफ stream is 2 into 5 10। if speed of stream is decreased by 20%, speed of stream जो है वो डिक्रीज हो जाएगा 20%, तो v डैश हो जाएगा 10 था, 20% कम जाएगा, 2 कम जाएगा तो 8 हो जाएगा। एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज बाय 20%, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एस डैश जो है वो 20% से बढ़ रहा है। तो 20% कितना है, 15 का 10%, एक 1.5, 2%, 20% 3, तो ये हो जाएगा 18। So then the boat will take how much time to travel 360 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो टाइम जो होगा वो डिस्टेंस 360 बाई डाउनस्ट्रीम में सेम चीज, डाउनस्ट्रीम में दोनों ऐड हो जाएगा सेम चीज। यहाँ पे अपस्ट्रीम का बात ही नहीं किया है, तो 18 प्लस 8 26, ये हो जाएगा 180/13। ठीक है, इसको अगर हम काटेंगे तो 13 का स्क्वायर होता है 169, तो ये 13 तो डेफिनेटली आएगा, पॉइंट कुछ आएगा। सारे ऑप्शन नन ऑफ दिस नहीं है, तो ऑप्शन बी इज ऑब्वियसली तो करेक्ट, क्योंकि 13 वाला पॉइंट एक ही है। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो ये वाला डिवीजन जो होगा 13 180, तो 13 स्क्वायर तो 169 होता है, 13 इंटू 13। तो ये नंबर 169 से ज्यादा है, मतलब ज्यादा है, लेकिन 13 इंटू 14 भी तो नहीं है ना, तो ये 182 होता है। तो 169 और 182 के बीच में है, तो 13 पॉइंट कुछ होगा, उसको मैं 13.85 लिख सकता हूँ। नेक्स्ट, पंकज स्टार्ट्स फ्रॉम देहरादून एट 9 AM and reaches to Almora at 5 PM. Pankaj starts from Dehradun at 9 AM and reaches to Almora at 5 PM. दो फिर नंदन starts from Almora at 11 AM and reaches to Dehradun at 9 PM. यहाँ पे एक दो जगह का डिस्टेंस, जगह के बारे में बात किया गया है, अल्मोड़ा और देहरादून। पंकज यहाँ से स्टार्ट कर रहे भाई साहब, और नंदन भाई साहब यहाँ से स्टार्ट। टोटल डिस्टेंस दिया हुआ तो है नहीं, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमको एक चीज पता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। सेम डिस्टेंस के बात हो रहा है दोनों सिचुएशन में, ये सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 में सेम डिस्टेंस का बात हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो हम लोग यहाँ पे हमारा चाल चल सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो, पंकज को 9 बजे से 5 बजे, तो पंकज को लग रहे हैं 8 घंटे, 8 आवर्स, पूरा डिस्टेंस कवर करने में 8 घंटा लग रहा है। नंदन को लग रहा है कितना, कितने घंटे, वो 11 बजे निकल रहा है, 9 बजे पहुंच रहा है, तो 10 घंटे। ये हो गया टाइम दोनों का, ये चीज। उसके बाद हमको डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग डिस्टेंस एज्यूम कर सकते हैं किससे, दोनों के एलसीएम से। 8 और 10 का एलसीएम 40 हो गया, तो ये हम लोग डिस्टेंस ले सकते हैं।
ये डिस्टेंस लेने से हमारे पास डिस्टेंस से टाइम को डिवाइड कर देने से स्पीड आ जाएगा 5 और इधर स्पीड आ जाएगा 4। फिर क्वेश्चन क्या है कि एट व्हाट टाइम विल दे मीट ईच अदर, कब मतलब दोनों मिलेंगे, तो ये तो इजी चीज है, लेकिन एक चीज यहाँ पे है कि दोनों अलग अलग टाइम में चले। पंकज चला है 9 AM को और नंदन भाई साहब चले हैं 11 बजे। तो पहला 2 घंटा तो पंकज अकेले चलेगा। ये डिस्टेंस कितना माना मैंने, 40। पंकज 2 घंटे में, पंकज का स्पीड 5 है, तो 2 घंटे में 5 × 2 10 चल लेगा वो। 10 चल लेगा मतलब गाड़ी से जाएगा या कैसे भी जाएगा, 10 तो चला ही जाएगा वो, क्योंकि उसका स्पीड 5 है, तो 2 घंटे में वो 10 चला जाएगा। 2 घंटे में वो 10 चला जाएगा। तो पंकज यहाँ तो 10 उसने कवर कर लिया ऑलरेडी, और 2 घंटे में तो अभी बज गए 11। अभी जैसे ही 11 बजा दोनों साथ में चलना स्टार्ट कर देंगे, तो हम लोग रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ पे टाइम निकाल सकते। टाइम इज डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस 10 कवर हो गया, 40 में से बचा 30, तो डिस्टेंस बाई टाइम इज डिस्टेंस बाई स्पीड। अभी दोनों का हम ऑपोजिट जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्पीड ऐड होगा, 5 + 4 9, 30/9 मतलब 10/3, मतलब 3 1/3, मतलब 3 आवर्स टाइम है, तो 3 आवर्स 1/3 मतलब 20 मिनट्स। तो कब मिलेंगे, 11 बजे के 3 घंटे 20 मिनट बाद। 11 बजने के 3 घंटे 20 मिनट बाद, मतलब 2 बज के 20 मिनट। 11 बज के 3 घंटे 20 मिनट बाद मतलब 2 बज के 20 मिनट। नेक्स्ट, फाइंड द रॉन्ग टर्म। अच्छा, रॉन्ग नंबर सीरीज भी है पेपर में, तो रॉन्ग नंबर सीरीज देखते हैं इसमें क्या है। पहले क्वेश्चन को देख लेने देते हैं। 127 है, 19। अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ, नहीं डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं, ये सारा बनाया बनाया नंबर है। 65, 127, 219, 348, 517। ये जो है ये 4 क्यूब के पास है, 4 क्यूब + 1। ये 5 क्यूब + 2 है। ये 6 क्यूब + 3 है। ये 7 क्यूब + 4 होना चाहिए। ये 5 क्यूब + 512 + 5 है, ऑलरेडी है। तो ये जो है ये 7 क्यूब + 4 होना चाहिए था, लेकिन ये 7 क्यूब + 4 नहीं है। ठीक है, इसको होना चाहिए था 343 + 4 347, लेकिन ये 348 है, तो दिस इज द रॉन्ग नंबर। 348 इज द रॉन्ग नंबर। सिंपल पैटर्न था। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो देख के लग रहा है डिफरेंस ही होगा, सारे नंबर पास है, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर वेयर कुछ भी नहीं है। 112 देता हूँ। गैप चेक कर लेंगे, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 30, यहाँ पे हो गया आपका कितना 2, यहाँ पे हो गया कितना आपका 46 और 25 71। ये तो डबल डिफरेंस में बन रहा है। ये 8, ये 10, ये 12, ये होना चाहिए था 14। तब यहाँ पे जो है 71 की जगह पे 42 + 14 56 होना चाहिए, तो ये नंबर गलत है, 25। फिर से रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज, 71 71 98, 162, 294, 50। फिर भी मेरे को स्क्वायर क्यूब का तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। नहीं, स्क्वायर क्यूब तो नहीं है, तो डिफरेंस चेक करेंगे। 27, 4, ये हो गया 132, 132, ये हो गया 203, 207। ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। 4 का स्क्वायर नहीं, 4 का क्यूब। इन दोनों का सम 5 क्यूब 6 क्यूब का सम होता है 125 का, तो 41। ये दोनों भी 341 है, डेफिनेटली सही है। ये हो जाएगा 5 क्यूब होना चाहिए, ये हो जाएगा 6 क्यूब होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो है नंबर, ये जो नंबर है ये 125 ऐड होना चाहिए था यहाँ,
और यहाँ पे इसके साथ होना चाहिए था ऐड 216, तो 125 ऐड करेंगे तो ये 287 होना चाहिए था, और तब आ भी जाता, तो ये 294 गलत है। सिंपल पैटर्न था, 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब का डिफरेंस था। चलो नेक्स्ट, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यार इजी लग रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है, सारे नंबर पास पास है, तो हम लोग ऑब्वियसली डिफरेंस पे ही जाएंगे। डिफरेंस अगर देखते हैं तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे 25 का डिफरेंस है, यहाँ पे है डिफरेंस आपका 24 49 का, यहाँ पे डिफरेंस है आपका 27 और 54 81 का। ये तो 9 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 5 का है, तो 9 7 5 ये 3 होना चाहिए था और ये 1 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो है एक ऐड होना चाहिए था, ये 190 हो जाता, तो यहाँ पे सीधा 9 ऐड हो जाता, तो 192 रॉन्ग नंबर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट m कंटेन्स 11 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 स्टार्टिंग विद 45। देखो रॉन्ग नंबर में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, रॉन्ग नंबर में ना आप पैटर्न सिर्फ आइडेंटिफाई करना देखिए, सिर्फ आपको पैटर्न आना चाहिए, और जिस भी जगह में आपको हमेशा मिलेगा ऐसा एक सिनेरियो मिल जाएगा, ऐसा कि 3 जगह पे आपको दिखेगा कि ये 2 इरेगुलरिटी है, तो आप आंख बंद करके बीच वाला नंबर को रॉन्ग नंबर डाल दो, वो हमेशा होता है। ठीक है, जब एडिशन के केस में हमेशा जो जब आपको पैटर्न मिल जाता है ना, तो आपको 3 नंबर में एक वैसा चीज मिल जाएगा कि आपको देख के ही पता चल जाएगा कि बीच वाला नंबर ही हमेशा रॉन्ग नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट m कंटेन्स 11 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 स्टार्टिंग विद 45। m के अंदर क्या है, जस्ट अ मिनट, m के अंदर क्या है, 11 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 स्टार्टिंग विद 45, तो 45 48 ऐसे कर करके जाएगा। अभी सवाल है कहाँ तक जाएगा, हम हर एक चीज तो गिनेंगे नहीं। ठीक है, तो 45 जो है वो 3 इंटू 15 होता है, तो 11 मल्टीपल है, तो 15 से लेके 11 तक होगा, मतलब 15 से और स्टार्ट होगा ना, जैसे ये 3 इंटू 15 है, ये 3 इंटू 16 है, 15 16 17 ऐसा ऐसे ऐसे होते रहेगा, तो 15 प्लस, अभी सवाल है कि कहाँ तक जाएगा। देखो 15 प्लस 10 जो होता है वो 25 होता है। ठीक है, लेकिन उसमें ये 10 अलग है और ये 15 भी एक नंबर है ना, तो इंक्लूड अगर करके लेंगे तो लास्ट नंबर जो है वो 3 इंटू 25 ही आएगा, तो ये जो है ये नंबर 75 ही आएगा। ये हो गया एन, फिर आता है एन। एन में क्या है, 8 मल्टीपल्स ऑफ 5 स्टार्टिंग विद 40, मतलब 40 45, ये तो 5 इंटू 8 है। फिर आपको कितने मल्टीपल लेने हैं, 8 मल्टीपल लेने हैं ना, 8 कंसेक्यूटिव मल्टीपल, तो 8 प्लस 8 16 हो गया, लेकिन हम लोग लेंगे 15 तक, तब 5 गुना 15 75 तक ले लेंगे। क्यों 75 तक लिया, क्योंकि 8 से 15 तक अगर आप गिनेंगे, देखो 8 प्लस 7 15 हो जाए, तो ये 7 नंबर अलग और ये 8 अलग, तो 8 नंबर हो गए ना, तो उस तरह से हमारा हो जाएगा 5 गुना 15 तक लास्ट। उसके बाद ओ जो है वो कॉमन सेट है, इन दोनों का कॉमन, ओ कंटेन्स कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स एम एन एन। इन दोनों का कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या आएगा, एक तो 45 आएगा, 48 51, 45 आएगा, 50 नहीं आएगा, 55 नहीं आएगा, 60 आ जाएगा। कॉमन मल्टीपल्स में 3 और 5 के तो दोनों कॉमन मल्टीपल है, 70 70, ये तीनों नंबर आएंगे। आपको क्वेश्चन बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ सेट ओ, मतलब 45 और 75 का रेशियो निकालना है, बहुत आसान है, 15 से काट दो, 3 5 3:5। नेक्स्ट है, इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इज 3:2 रेस्पेक्टिवली। तो गर्ल और बॉय का रेशियो दे रखा है 3:2। सम स्वीट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम, एवरेज नंबर ऑफ स्वीट्स रिसीव्ड बाय ए बॉय एंड ए गर्ल इज 40 एंड 42। चलो ये क्वेश्चन निकल जाएगा एलिगेशन से। देखो गर्ल और बॉय का रेशियो है 3:2, गर्ल को एवरेज में कितना स्वीट मिला है 42, और बॉय को एवरेज में कितना मिला है 40। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ये जो रियल नंबर थे उन इनके डिफरेंस को हम लोग इस रेशियो में तोड़ देंगे। जस्ट अ मिनट,
ठीक है, इनका जो डिफरेंस है, ये 42 और 40 का जो डिफरेंस है दो, इसको हम लोग इस रेशियो में तोड़ देंगे 3:2। तो अगर हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 1.2, यहाँ पे आएगा 0.8। अभी ये बीच वाला नंबर मेरे को चाहिए। तो 40 से क्या माइनस करने से 1.2 आ जाता है? सॉरी, ये नहीं आएगा क्योंकि वो कम हो जाएगा, 42 से माइनस करना पड़ेगा। 42 से क्या माइनस करूं मैं कि मेरे पास 0.8 आ जाए? 42 से मैं क्या माइनस करूं ताकि मेरे पास 0.8 आ जाए? ठीक है, मतलब उस साइड से भी हो जाता लेकिन नेगेटिव आ जाता कि नेगेटिव, क्योंकि छोटा नंबर से फिर बड़ा नंबर माइनस करोगे, आंसर सेम ही आना है बट नेगेटिव आके फिर नेगेटिव नेगेटिव कट के रेशियो निकलता। तो मैं बड़ा वाला ही ले रहा हूँ। 42 से माइनस करेंगे क्या ताकि 0.8 आ जाए, तो आ जाएगा आपका आंसर 41.2। तो जो एवरेज में एक एक स्टूडेंट को एवरेज में कितना स्वीट मिल रहा है वो है 41.2। एवरेज में हर एक स्टूडेंट को 41.2 स्वीट्स मिल, एवरेज स्वीट्स जो होगा रिसीव्ड पर स्टूडेंट इज इक्वल टू 41.2। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स। तो टोटल तो एवरेज इंटू नंबर होता है, बात ही नहीं है। ये एवरेज हो गया, नंबर कितने? 412 इंटू 3 होगा 1200, 1236। एलिगेशन से निकल, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, नेक्स्ट है द सम ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ टू आइटम्स इज 543। Sum of selling price of two items is 543. First item is sold at 5% profit. यहाँ पे CP ले लो, फिर SP ले लो। फर्स्ट इज सोल्ड एट 5% प्रॉफिट, मतलब 5% 1/20 होता है, तो 20 का माल 21 में बिक गया होगा। और अदर इज सोल्ड एट 10% लॉस, 10% लॉस तो 1/10 होता है, तो 10 का माल 9 में बिक गया होगा, 10% 9 में बिक गया होगा। इफ द टोटल लॉस व्हाइल सेलिंग दिस आइटम्स इज 23, नेट ओवरऑल में लॉस हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोग ओवरऑल में कुछ रिलेट नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग है, तो मैं एक्स और वाई ले लेता हूँ। ये एक्स ले लेता हूँ, ये एक्स, ये वाई, और ये 9। ओवरऑल में लॉस हुआ है। इफ द टोटल लॉस व्हाइल सेलिंग दोज आइटम्स इज, टोटल लॉस मतलब टोटल सीपी माइनस टोटल एसपी। ठीक है, टोटल सीपी हो जाएगा 20x प्लस 10y, माइनस टोटल एसपी हो जाएगा 21x माइनस 9y। दिस इज इक्वल टू 23। और एक चीज हमको दिया हुआ है कि 21x प्लस 9y इज इक्वल टू 343। ये चीज मेरे को दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज मेरे को दिया हुआ है। भी यहाँ से एक चीज निकल जाएगा, 10y माइनस एक्स जो है वो 23 है, तब मैं y को x प्लस 23 ले सकता हूँ। तो ले लो भाई, 21x प्लस 9, y को x प्लस 23 डालो, इक्वल टू 343। मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करूंगा, इधर 30x आ जाएगा और इधर 23 इंटू 9 207 आ जाएगा। तो 7 मतलब तो 100 136, 30x का जो वैल्यू आएगा वो 136 आएगा। आपको किसका वैल्यू चाहिए? व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आइटम? आपको 21x का वैल्यू चाहिए। 21x जो है 30x का कितना परसेंटेज होता है? 70%। ठीक है, 70% होता है। 70% ऑफ 30x 21x होता है, तो इधर भी हम लोग 70% ले लेंगे। 70% ऑफ 136, तो जो 21x का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 70% ऑफ 136, मतलब 13.6 इंटू 7, ये कितना आ जाएगा? 91, और 0.6 4.2 95.2। 95.2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है माही इन्वेस्टेड rupees 3p at 3.1/3% rate of simple interest for 4 years। माही ने क्या किया? 3p इन्वेस्ट किया, 3.1/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब 3.33%। इसको अगर मैं फ्रैक्शन में ले लूँ, इसका मतलब है 33.33% का 10 गुना। ठीक है, तो 1/30, 1/30 मतलब 4 साल में 4/30 आ जाएगा। 4 साल का इंटरेस्ट लेना है ना मेरे को, तो 4 साल में ये 4/30 होगा, तो 2/15। तो इसका 2/15 जो आएगा वो है हमारा इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट कितना आएगा? 2/15 करेंगे तो 2/5p इतना इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, ओके। एंड 2p एट 5% फॉर 5 years इफ द टोटल इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना है, तो मैं इंटरेस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये इंटरेस्ट हो गया।
ये हो गया हमारा सम और या फिर प्रिंसिपल। फिर आता है हमारा एंड 2p एट 5% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स। तो 2p नेक्स्ट इन्वेस्ट किया 5% फॉर 5 ईयर्स, मतलब 25%। 25% मतलब 1/4, तो 1/4 इसका कितना होगा? इसका 1/4 कितना होगा भाई? 0.5p आएगा। नेट इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 1260। इन दोनों का जो सम है वो 1260 है। 2/5 मतलब 0.4p होता है, ठीक है। 2/5 40% होता है ना, तो 0.4p प्लस 0.5p बराबर 1260। तो 0.9p बराबर 1260। 9 से अगर काटेंगे तो ये 9 से काटेंगे तो ये 14140 आता है, लेकिन 0.9 है तो p का वैल्यू और एक जीरो आ जाएगा, 1400 आ जाएगा। पर इज करेक्ट। इजी क्वेश्चन था, सिर्फ इंटरेस्ट को निकाल के उसको इक्वेट करना था बस। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक डीआई है। तो डीआई को सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज बोल देता हूँ कि मैं जो एरिथमेटिक सॉल्व कर रहा हूँ, देखो मैं आपको हर एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक आई मीन एक मॉक प्रैक्टिस क्लास है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इससे भी फास्ट करने का कैपेबिलिटी रखते हैं, तो उनको ये चीज नहीं होगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आपको मतलब पहले से थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, तभी आपको हर एक चीज इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चीज को फिर भी एक्सप्लेन करने को। तो चलो, तो उससे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। Following table show the number of television manufactured, number of television sold, and number of installation done by various factories. Note 1. Out of total manufactured, only some are sold. ठीक है भाई. Out of total sold, only some get installed. Next. क्या बोला है? If the ratio of manufactured television, sold television, manufactured television and sold television by factory B are in the ratio 3:2, मतलब ये 3x और 2x है, यही बोला है। एंड सम ऑफ मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड टेलीविजन बाय फैक्ट्री भी 12,000, मतलब 5x का वैल्यू 12,000 है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2400 आ जाएगा। तो इस x को हम यहाँ पे रख देंगे तो 3x का वैल्यू आ जाएगा 7200 और 2x का वैल्यू आ जाएगा 4800। तो आपको क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड टेलीविजन। मैन्युफैक्चर्ड 7200 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फैक्ट्री ई मैन्युफैक्चर 2500 मोर टेलीविजन देन सोल्ड टेलीविजन। If factory E manufactured 2,500 more television than sold television, तो E है ना। मैन्युफैक्चर 2500, चलो तो इसने मैन्युफैक्चर किया 2500, मतलब 13,500, क्योंकि 11,000 इसने सोल्ड किया ना। तो एंड 25% ऑफ मैन्युफैक्चर टेलीविजन गेट इंस्टॉल्ड, तो 25% इंस्टॉल हो रहा है, मतलब इसका 1/4 इंस्टॉल हो रहा है। तो 1/4 कितना है? तो 1/4 है 3, 3, 7। तो मैन्युफैक्चर टेलीविजन है 3375। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा? फाइंड द नंबर ऑफ इंस्टॉल टेलीविजन। तो इंस्टॉल कितना है? देखो यहाँ पे बोला ना 25% गेट इंस्टॉल, तो ये 3375 होगा आंसर। फाइंड द नंबर ऑफ सोल्ड टेलीविजन इफ 80% ऑफ मैन्युफैक्चर्ड टेलीविजन गॉट सोल्ड बाय फैक्ट्री डी। फाइंड द नंबर ऑफ सोल्ड टेलीविजन इफ 80% ऑफ मैन्युफैक्चर्ड टेलीविजन गॉट सोल्ड बाय फैक्ट्री डी। डी का बात हो रहा है, तो 80% इसका सेल हो गया, मतलब ये 22,000 था, 22,000 के 80% कितना? 2200 × 8, 2200 × 8 होगा, तो 2200 × 8 कितना होता है? 17600। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ टेलीविजन रिमेन अनसोल्ड बाय फैक्ट्री डी। रिमेन अनसोल्ड, ठीक है भाई। इफ द डिफरेंस बिटवीन सोल्ड एंड अनसोल्ड टेलीविजन इज 5000, एज्यूम ही सोल्ड मेजोरिटी, तो सोल्ड ज्यादा है, मतलब सोल्ड माइनस अनसोल्ड जो होगा वो 5000 है, और डी ने मैन्युफैक्चर कितने किए? 22,000, तो सोल्ड प्लस अनसोल्ड हो गए 22,000। बस सिंपल क्वेश्चन था। अभी दोनों को ऐड कर दो यहाँ पे, तो 2s हो जाएगा कितना? 27,000। इससे ऐसा आ जाएगा 13,500,
सोल्ड, आपको क्या निकालना है? अनसोल्ड निकालना है ना। तो अनसोल्ड इससे 5,000 कम होगा, 8,500 होगा। नेक्स्ट, if 80% of manufactured television got sold by factory A, 80% ऑफ मैन्युफैक्चर्ड टेलीविजन मतलब मैन्युफैक्चर हुए थे 8,000, मैन्युफैक्चर्ड हुए थे 8,000, उसमें से सोल्ड हो गए 80%। सोल्ड कितने हो गए बाई फैक्ट्री ए? तो सोल्ड हो गए 80% मतलब 6,400। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ सोल्ड टेलीविजन एंड नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन। ए ने इंस्टॉल कितने किए? 1,000। तो इस ये 6,400 माइनस 1,000 करेंगे, सॉरी सॉरी, ए का मैं बी का देख, ए का है 2,200, 2,200 से माइनस करेंगे तो 4,200 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर थ्री इंटीजर्स ए बी एंड सी सच दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ वैल्यू ऑफ ए एंड बी, सम ऑफ वैल्यू ऑफ बी एंड सी इज 3:5। तब ए प्लस बी बाई बी प्लस सी जो है वो 3/3/5 है। ठीक है, द रेशियो ऑफ ए एंड सी इज 6:11। देन फाइंड द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ ए टू बी। हमको ए और बी का रेशियो चाहिए, चल जाएगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये निकल तो जाना चाहिए क्योंकि या इस रेशियो से मैं अगर इस नीचे वाले से अगर ऊपर वाले को मैं माइनस कर दूं, टी माइनस ए का वैल्यू 2 यूनिट आ जाएगा। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो सी प्लस ए का वैल्यू आ जाएगा 17 यूनिट। तो एक काम करते, यहाँ पे सी माइनस ए का वैल्यू कितना है? यहाँ पे सी माइनस ए का वैल्यू कितना है? ये 11 यूनिट है, ये 6 यूनिट है, मतलब 11x 6x पकड़ लो, तो ये 5 यूनिट का जो गैप है सी माइनस ए का आ रहा है। यहाँ पे सी माइनस ए का गैप कितना आ रहा है? 2 यूनिट का आ रहा है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, इन दोनों को हमको सेम करना पड़ेगा कि सी माइनस ए का जो रेशियो है वो तो मतलब सी माइनस ए का जो वैल्यू है वो तो सेम है ना, उसको हमको सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 यूनिट आ रहा है, इधर 5 यूनिट, इधर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 है ना, तो 2 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर 5 है तो 2 से। तो अगर इसको 2 से किया तो ऊपर इधर भी 2 से करेंगे, नीचे भी 2 से करेंगे, ऊपर भी 2 से करेंगे। ये 6:11 था तो ये 12:22 हो जाएगा। ये 2 यूनिट थे, इंटू 5 करेंगे तो ऊपर भी 5 नीचे भी 5, तो ये 15:25 हो जाएगा। ठीक है। अभी हम लोग ए और सी को डायरेक्ट जो है इधर 12 और 22 डायरेक्ट एज्यूम कर सकते हैं। अगर मैं ए को अगर मैं 12 ले लूं और सी को अगर मैं 22 ले लूं तो बी अपने आप 3 आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, ए प्लस बी 15 हो जा रहा है। मैंने रेशियो को कॉमन फैक्टर से हम लोग कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा सा क्लासेस करके देखोगे हमारा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ए प्लस बी 15 हो रहा है, और आपका बी प्लस सी 25 हो रहा था, 25 था, जहाँ पे मुझे ए 12 पता है तो बी 3 आ जाता, और मुझे सी पता है 22, उससे भी बी 3 आ जाता। आपको क्या पूछा है? ए और बी का रेशियो। ए है 12, बी है 3, 12:3, तो 4:2। नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट मैं एक बार देख लेता हूँ कि अंकुर saves 15% of his salary and spends 42,500।
85% जो है सैलरी का वो 42,500। मैं अगर इसको काट के देखूं तो 1% जो है ये 500 आ जाता है। तो मतलब पूरा जो सैलरी है उसका वो 50,000 है, 50,000 ये सैलरी है। इफ हिज सैलरी इज इंक्रीज बाई 8%, सैलरी ये था, अभी नया जो सैलरी है वो 8% से बढ़ रहा है। 8% है आपका 4,000, तो 54,000 होगा नया सैलरी। एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 20%, एक्सपेंडिचर 20% से बढ़ रहा है। 4,000 इतना था, 20% बढ़ गया। 4250 दो बार कर देंगे तो 8,500 बढ़ रहा है। 51,000 हो रहा है एक्सपेंड। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेविंग। अभी वो सेव करेगा 3,000, पहले वो सेव करता था 15%, मतलब बाकी जो ये 42,500 से बाकी जो 7,500 है वो चेंज सेव करता था। पहले सेव करता था इतना, अभी सेव करता है वो कम। तो डिफरेंस दोनों का कितना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन आर 40 इयर्स एंड 10 इयर्स रेस्पेक्टिवली। ये फादर हो गया, ये सन। तो इनका जो एज है वो 40 है, इनका एज है 10 साल। n years ago the age of the father was n plus 2 times the age of the son at that time। ठीक है, n years ago the age of the father was n plus 2 times the age of the son। मुझे लग रहा है ये ऑप्शन से करेंगे तो अच्छा बेटर रहेगा। तीन देखो ऑप्शन से मैं अपने दिमाग में भी हम लोग सोच सकते हैं इसको, कि अगर 7 साल पहले का ले लेते हैं, सपोज 7 साल पहले, 7 साल पहले 40, 7 साल पहले इनका एज होगा 33, बिफोर 7 इयर्स। इनका एज होगा 3, सॉरी 7 साल पहले इनका एज होगा 3। तो फादर का जो एज है 33, क्या वो 7+2 इंटू 3 है? तो 3 नहीं है ना, तो ये तो नहीं होगा, 7 तो नहीं होगा। 4 साल पहले का देख लो, 4 साल पहले इनका एज था 36, 4 साल पहले इनका एज था 6। तो क्या 36 6 इंटू 6 है? तो आप बोलोगे हाँ। ये क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही बेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप एज्यूम करते रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा अंदाजा लगाओ, थोड़ा माइंड में कैलकुलेट करेंगे तो देखो दो तो ऐसे भी एलिमिनेट हो जा रहा है, क्योंकि ये 2 साल पहले फादर का एज 38 रहेगा, इनका एज 8 रहेगा। तो 10, मतलब 2 साल पहले तो 4 इंटू 8 करेंगे ना। देखो n+2 टाइम्स करना है, n+2 टाइम्स करना है हमको सन का एज, और n+2 टाइम्स करेंगे सन का एज। n+2 टाइम्स अगर हम सन का एज करेंगे तो इज इक्वल टू फादर का एज आ जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहा है, तो वो सिर्फ 6 में ही आ रहा है। नेक्स्ट, certain sum of money becomes 4106.25 at 7.5% per annum at compound interest after 2 साल। 2 साल में 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग के पैसा हो गया 4160.25। 7.5% जो है ये तो 15% का आधा होता है। 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। 7.5 का परसेंट होगा 3/40। वो सम निकालना है ना। तो सबसे तो बेटर है यार, ये 2 साल का है तो हम लोग डायरेक्ट ही करते हैं। डायरेक्ट करते देखो। 2 साल में जो नेट चेंज आएगा ना, 2 साल में जो नेट चेंज आएगा
नेट चेंज आएगा, नेट जो इंक्रीज आएगा, मतलब जो इंटरेस्ट आएगा, बोल सकते हैं जो इंटरेस्ट आएगा वो 7.5 प्लस 7.5 प्लस 7.5 इंटू 7.5 बाई 100% आएगा। ये हो गया 15 प्लस 7.5 इंटू 7.5 को अगर काटेंगे, इसको 5 से 25 से काट देंगे 3 बार तो 0.3 बार, 4 बार, ये हो गया। क्या फिर और क्या कटेगा? और नहीं कटेगा। तो ये 7.5 इंटू 75 इंटू 3 हो जाता है आपका 2.25/4। 62.25/4% इंटरेस्ट आएगा। भाई 7.5% का जो रेशियो है 3/40 है। फर्स्ट ईयर में पैसा 40 से 43 हुआ होगा, 2 साल का है फिर 40 से 43 हुआ होगा, तो 2 साल में पैसा 1600 से हो गया होगा 43 का स्क्वायर। 43 का स्क्वायर है इधर 49, 18, 1840। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो 1849 यूनिट्स का जो वैल्यू है वो है 4160 पॉइंट। ठीक है, अब तो हो जाना चाहिए। तो अभी अगर हम इसको कैंसिल करके देखें, इन 49 यूनिट्स का वैल्यू आ जाएगा। अगर मैं इसको ले लूँ 1031 का वैल्यू ये है। मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। फिर भाई तो उसके बाद क्या कर सकते? ये नंबर कट क्यों नहीं रहा है? आउट हो रहा है। कैलकुलेशन इसमें बहुत डिफिकल्ट है यार। ठीक है चलो डायरेक्ट 1600 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। 1600 यूनिट का वैल्यू ताकि हमको सम मिल जाए। तो एक 1641/4 टू 1849 टू 1600, ये हो गया वैल्यू। ठीक है, ये हमारा सम है। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेम सम ऑफ मनी एट ट्वाइस रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। तो इसमें 15% अगर लगाएंगे तो कितने इंटरेस्ट आएगा वही पूछ रहा है। मतलब 16641/4 इंटू 1849, सॉरी सॉरी, टू 1849 इंटू 1600, और इसमें ट्वाइस रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, 3/20। अभी कुछ हेल्प हो रहा होगा शायद। ये 400 हो जाएगा, ये 20 हो गया। ये तो नंबर कट नहीं रहा है ना यार, ये कटने से प्रॉब्लम हो रहा है। तो पहले भी ये दो नंबर ही नहीं कट रहा था, सेम चीज़ है वापस, सेम चीज़ में। तो ये कटना, ये काट के देख तो नौ से काट के देख सकते ही, कटना चाहिए यार 9।
1849 इंटू 9 करके देखते हैं। 1800 इंटू 9, 1800 इंटू 9, 0, 49 इंटू देगा। ये कट जाएगा 9 से, ये 9 से कट रहा है, तो ये जो आंसर आएगा ये 20 इंटू 3, 60 इंटू 9, 540। पाँच सौ 540। तो जो अमाउंट रिसीव्ड आ जाएगा वो 1600 यूनिट। प्रिंसिपल कितना आ रहा था, ये 9 से कट गया, ये कट गया आपका 400 से, 3600 ये प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट 540 है, तो जो सम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा दोनों का, 41 डी। कैलकुलेटिव था सवाल, इजी था लेकिन कैलकुलेटिव था। चलो नेक्स्ट। A team of 8 men and 10 women can finish a work in 12 days. 8 men and 10 women can finish a work in 12 days. While another team of 12 men, 5 women can finish the same work in 10 days. And the number of days in which 6 men and 20 women can work. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर सॉल्व करें, अगर मैं एफिशिएंसी हाफ कर दूं, टाइम डबल लग जाएगा, तो हम लोग वैसे भी कर सकते। देखते हैं, देखते हैं यहाँ पे अगर मैंने इस सिचुएशन में अगर मैंने एफिशिएंसी को आधा कर दिया तो टाइम डबल लग जाएगा। मतलब अगर मैं 8 मेन की जगह 4 मेन ले लेता हूँ, 10 वीमेन की जगह अगर मैं 5 वीमेन ले लेता हूँ, तो टाइम इनको 24 दिन लग जाएगा। 24 और 10 का एलसीएम 120, ये हो गया वर्क, टाइम हो गया, डिवाइड करके इधर 5 इधर आएगा 12, ये एफिशिएंसी आ गया। तो 4 मैन और 5 वीमेन का एफिशिएंसी 5 यूनिट, 12 मैन और 5 वीमेन का एफिशिएंसी 12 यूनिट। दोनों को माइनस कर देंगे तो 8 मैन का एफिशिएंसी आ जाएगा मेरे पास 7 यूनिट। 8 मैन का एफिशिएंसी आ जाएगा 7 यूनिट, ठीक है। 8 मैन का 7 यूनिट आएगा तो 4 मैन का कितना आएगा, आधा, 3.5 यूनिट्स। तो 4 मैन का इधर में 3.5 रख दूंगा तो 5 वीमेन का आ जाएगा एफिशिएंसी, कितना आ जाएगा 5 वीमेन का, 1.5 यूनिट, ठीक है। 5 वीमेन का एफिशिएंसी तो 20 वीमेन का आ जाएगा मेरे पास एफिशिएंसी, तो 4 मतलब 6 यूनिट, 20 वीमेन का 6 यूनिट आ जाएगा। और 6 मैन है इधर, 4 मैन का 3.5 है, तो 6 मैन का कितना आ जाएगा, 5.25 आ जाएगा, 5.25 आ जाएगा 6 मैन, 5.2। तो अभी हमको कितने लोग लगवाने हैं, 6 मैन और 20 वीमेन, और काम है 120, तो 120, 6 मैन का एफिशिएंसी 5.25, 5 1/4 ले लेता हूँ, प्लस 20 वीमेन का एफिशिएंसी 6, तो ये 120 बटे, इधर आएगा 21/4 प्लस 6, यहाँ पे आ जाएगा 120, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 21 प्लस 24, तो दैट इज इक्वल टू 45। 15 से काटो 8 बार, 15 से काटो आ रहा है 32/3। तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, दोनों साइड से मिला के, लेकिन मैंने देखा कुछ कॉमन है तो चलो कॉमन का फायदा उठा के कम टाइम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टैंक कंटेन्स 60 लीटर ऑफ लिक्विड ए एंड 90 लीटर ऑफ लिक्विड बी। ए और बी दो लिक्विड है टैंक में, एक 60 लीटर है, एक 90 लीटर। व्हेन ए लीटर ऑफ बोथ क्वांटिटीज इज एडेड टू द मिक्सचर, फिर रेशियो कितना है दोनों का? 2:3 है रेशियो। दोनों में मैं ए लीटर ऐड कर रहा हूँ, रेशियो बन रहा है 11:6, रेस्पेक्टिव रेशियो है ना। सेम चीज ऐड करने से गैप सेम रहता है, गैप को सेम बनाना है। यहाँ पे 1 यूनिट का गैप है, यहाँ पे 5 यूनिट का गैप है, तो गैप गैप को आप सेम बना दीजिए। तो 5 कर दो, ये 10 कर दो, ये 15 कर दो। ठीक है, 1 यूनिट ऐड हो रहा है। एक यूनिट ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है वो 10 यूनिट का वैल्यू था 6 है ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 है, तो 6 आंसर है। देखो ये 10 यूनिट का वैल्यू कितना था पहले, लिक्विड है 60 था ना, तो मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 6 है। और यहाँ पे दिख रहा है 10 से 11 तक एक ही यूनिट ऐड हो रहा है, 1 यूनिट ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं एक ए ऐड हो रहा है, तो ए का वैल्यू 1 यूनिट। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख के सॉल्व करते हैं, फिर टाटा बाय बाय कर देंगे। So P started a business by investing a certain amount. After 3 years, Q joined him with a capital of fourth third of the initial capital. मतलब अगर मैं P का कैपिटल 3 मान लेता हूँ, तो Q का कैपिटल फोर्थ थर्ड ऑफ 3 4 हो जाएगा। After further 3 years, R joined with a capital double of initial capital of P. R का कैपिटल में 6 मान लेता हूँ। At the end of 12 years, they earned a profit of this much. Then find the if a share of P is approximately what percent of his investment. Okay, profit share of Q is what percent of his investment. If total amount invested by all of them together in the business is 48,008। चलिए, ये भी खेल है कि थोड़ा सा बड़ा कर दिया क्वेश्चन। 13 यूनिट, 13 यूनिट का वैल्यू है 48,800। 13 से कटना तो चाहिए, कट तो नहीं रहा है। He started the investor after 3 years. Q joined him with a capital of fourth third of the investment, fourth third of initial. At the end of 12 years, they earned a profit of 9,900 total profit. They find the profit share of Q is approximately what percent of his investment. इन्वेस्टमेंट ही तो नहीं निकल रहा, इन्वेस्टेड ऑल टुगेदर इज 48,000। तो 3 6 9 4 13, 13 यूनिट का वैल्यू अगर 3 से लूँ मैं 39, बचेगा 98। फिर 7 बार चला जाएगा ये, 5 बार प्रॉब्लम हो जा रहा है वो। 26 से कट जाएगा क्या 500? टोटल अमाउंट इन्वेस्ट ऑल ऑफ was we started business with certain amount after 3 years Q joined him। तो जाना चाहिए यार, ऐसा जाना चाहिए। 8 13, 8 13। ठीक है, पहले हम लोग टाइम से रेशियो निकाल, रेशियो तो एक काम कर सकते हैं ना हम।
ठीक है, चलो पहले प्रॉफिट का रेशियो लेते हैं। पी क्यू और आर जो प्रॉफिट का रेशियो है वो ले लेते हैं, फिर हम लोग कैलकुलेट करके काट कूट के निकाल लेंगे। पी क्यू और आर का जो प्रॉफिट का रेशियो, पी इन्वेस्ट कर रहा है 3, पी स्टार्टेड इन इन्वेस्टमेंट, कोई बाहर निकला तो नहीं पी, तो उसने 12 साल के लिए इन्वेस्ट किया होगा। क्यू आया 3 साल बाद, क्यू ने 9 साल के लिए इन्वेस्ट किया होगा। आर इंटू आर आया तो और 3 साल, हाँ और 3 साल बाद, मतलब 6 साल के लिए आर ने इन्वेस्ट। प्रॉफिट का जो रेशियो है, अगर हम लोग काट दे सारा को, 3 से काट देते तो 2 से 2, 2 कट गया। 1:1:1, मतलब इक्वली बढ़ रहा है प्रॉफिट, इक्वली बढ़ रहा है ना प्रॉफिट, ठीक है, इक्वली बढ़ रहा है। चलो अभी क्वेश्चन क्या पूछा है कि एट द एंड ऑफ 12 ईयर्स दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 9,900, देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ क्यू। क्यू का प्रॉफिट कितना होगा? 1/3 ऑफ टोटल प्रॉफिट मिलेगा उसको, क्योंकि इक्वली बढ़ रहा है, तो 1/3 ऑफ टोटल प्रॉफिट। व्हाट परसेंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्यू ने कितना किया था? 4, 4 6, 4/13, 248,800। यही कैलकुलेशन 9,900 तो 13 ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 into 4, 8,000। ये है हमारा आंसर। तो 0 से 2 0 काट देते, 33 बार चला जाएगा। तो ये एक्चुअली कट नहीं रहा है, ये इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कट तो नहीं रहा है ये, 33 into 13 हम कैलकुलेट करना पड़ेगा। कर लेंगे, चलो 33 into 13 हो जाएगा, 13 into 3 into 11, मतलब 39 into 11, और 9 इधर लिख दिया, 12, ये 4, 12, 12 और डिवाइडेड बाई 488 into 4, 19। तो अभी अगर हम लोग कैलकुलेट 10 या 20, 20% से तो ज्यादा है, और 25%। देखो ये 1952 का जो 20% है, 1952 का 20% जो है वो है 195.2 का डबल, मतलब 390.4 है, 390 पकड़ लो। और 25% जो है, 1/4 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4, 8, 480। सही है, सही, तब 1/4 488। तो जो नंबर है मेरा कितना है? 429। ये नंबर देखो, इसका 25% 488 है, आपको नेक्स्ट पेज में दिखा। नंबर का 25% है 488, 20% है 390 में, 390 मान लिया। हमको निकालना क्या है? 429 को चाहिए, ये कितना परसेंट है, तो इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। तो 25 और 20 के बीच में जो नंबर है वही आंसर होगा, 23%। तो ये क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन लेंदी थे,
बट मैं आपको एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स का लेवल टेस्ट कराना चाहता था कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आ भी जाते हैं जिसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं करना चाहिए, और उससे पहले भी ये सारा इजी था, ये भी इजी था, और एक में हम लोग जिसमें फंसे थे ये क्वेश्चन आपको नहीं करना। ये कैलकुलेटिव है, बेकार क्वेश्चन है। अगर आप कैलकुलेशन जल्दी कर सकते हो तो ठीक, नहीं तो टाइम वेस्ट है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।